मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सितंबर महीने का भविष्य फल लेकर। इंसान को सिर्फ दो ही चीजें कामयाब बनाती है दोस्तों, एक अच्छी किस्मत, दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सभी की होती नहीं और कड़ी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। मेष राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना यूं कहें तो कर्म का महीना है। सितारों की चाल आपकी कामयाबी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सहायक बनी हुई है। जरूरत है सिर्फ आपके एक्शन की। दोस्तों, कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम कहा जाता है। अगर मनचाही बात हो जाए तो बहुत अच्छा है और अगर ना हो तो वो और भी अच्छा है। ईश्वर वही कार्य पूरा करता है जो आपके लिए अच्छा है। इसलिए मेहनत कीजिए और कर्म के अनुसार फल पाइए, या यूं कहें कि अपने कर्मों से मित्रता कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, तो इससे बेहतर बात और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपने मैनेज तरीके से, सुनियोजित तरीके से सितंबर महीने में कार्य कर लिया तो ये महीना यकीन मानिए 2022 का सबसे बेहतरीन महीना बन सकता है, या यूं कहें कि आने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बेस बना सकता है। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं सितंबर महीने के गोचर से। आप मेष राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल जन्म चंद्रमा से द्वितीय भाव में 12 से 13 डिग्री पर अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे वृषभ राशि में। वहीं बुध उच्च के होते हुए आपके छठे भाव में 11 से 12 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य और विदेश के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में द्वादश भाव में वक्री स्थिति में 12 डिग्री के आसपास चलायमान है। वहीं आपके सप्तमेश और सेकेंड हाउस के स्वामी यानी कि धनेश शुक्र पंचम यानी कि लक्ष्मी त्रिकोण में 1 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं छलिया कहा जाने वाला मायावी ग्रह राहु आपकी जन्म चंद्रमा पर 22 डिग्री पर गोचर कर रहा है। तो वहीं पे पूर्व जन्म के असीमित ताकतों को रिप्रेजेंट करता हुआ केतु आपके सप्तम भाव में शुक्र की राशि में 22 डिग्री पर ही चलायमान है। दोस्तों, वहीं ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर आपके पंचम त्रिकोण में स्वराशि में 1 सितंबर को करीब 15 डिग्री से वो अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। ये तो हो गई गोचरीय स्थितियां। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा के गोचर की। जी हां, चंद्रमा के गोचर की इसलिए कि आपको ये पता हो कि सितंबर के किस डेट्स को आपको महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या कोई भी मंगल कार्य करना चाहिए और किस तिथि को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, 1 सितंबर को चंद्रमा की गोचरीय स्थिति मेष राशि से 7वें स्थान पर होगी, जहां केतु पहले से विराजमान है। चंद्रमा और केतु का कंजक्शन है, मानसिक दबाव को दर्शाता है। इसीलिए 1 सितंबर को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। वहीं 2 और 3 सितंबर को सप्तम भाव से निकलते हुए चंद्रमा का गोचर आपके जन्म चंद्रमा से 8वें भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। वहीं पे चंद्रमा का गोचर चूंकि वृश्चिक राशि में भी होगा, जहां वो नीच के होते हैं, तो चंद्रमा में बल नहीं होगा। तो आपको 2 और 3 सितंबर को भी किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 4, 5 और 6 सितंबर की गोचरीय स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि से 9वें भाव में यानी कि आपके भाग्य स्थान में होगा। तो आपको हर तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए 4, 5 और 6 सितंबर की तिथियां बेहद अनुकूल हैं। वहीं 7 और 8 सितंबर को चंद्रमा गोचर करते हुए शनिदेव के पास पहुंचेंगे, जहां शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है, मन किसी अज्ञात शंका से व्याप्त होता है। तो इस तिथि को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय
करने से बचें या अपने मनोबल को मजबूत बनाते हुए अपने मन के भय को निकालते हुए कोई कार्य को अंजाम दें। पुनः 9 और 10 सितंबर को चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव में होगा, तो ये तिथियां आपके लिए अनुकूल है, हर तरह के लाभ को दर्शाती है। दोस्तों 11 और 12 सितंबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में, लेकिन चूंकि गुरु पहले से वहां है, वक्री स्थिति में है, गज केसरी योग का सृजन होगा, तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को 11 और 12 सितंबर को भी कर सकते हैं। 13 और 14 सितंबर की स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। कारण क्या है? जन्म चंद्रमा पर चंद्रमा का गोचर होगा, यानी कि मेष राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और वहां पे राहु पहले से स्थित है। फिर से ग्रहण दोष की स्थितियां बनेंगी, मन व्यग्र रहेगा, उचित डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप इस तिथि को कुछ भी महत्वपूर्ण करने से बचें। वहीं 15, 16 और 17 सितंबर की स्थितियां बहुत ही अनुकूल रहेंगी आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर मंगल यानी कि आपके राशि स्वामी के साथ होगा, यानी कि मंगल चंद्रमा का योग बनेगा, जिसे अष्टलक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है, वो भी धन के भाव में। तो आपके लिए जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। 18, 19 सितंबर को आपके 3rd हाउस में, 20, 21, 22 को 4th हाउस में और 23 और 24 को 5th भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये सारी तिथियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वहीं 25 और 26 सितंबर को आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव में होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 27, 28 और 29 सितंबर की तिथियां भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। कारण है कि चंद्रमा पुनः केतु के साथ आपके 7th भाव में गोचर कर रहे होंगे और पुनः महीने के आखिरी दिन 30 सितंबर को नीच के हो जाएंगे, यानी कि आपके 8th भाव में गोचर करेंगे। तो 30 सितंबर को भी आपको किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कर्म फलदाता शनि यानी कि आपके दशमेश और एकादशेश की। जैसा कि आपको पता है, शनि शश राजयोग बनाते हुए आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हो। किसी भी राजयोग का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि अभी आप कोई भी कार्य करेंगे वहां एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, और चूंकि वो आपके लाभ के भी स्वामी है, तो एक अच्छी स्थिति। 23 अक्टूबर तक वक्री स्थिति में है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके परिश्रम की मात्रा बढ़ी रहेगी, लेकिन अचीवमेंट्स भी होंगे। जब आप किसी ऊंची पहाड़ी पे गाड़ी को लेकर जाते हो तो आपको काफी परिश्रम करनी पड़ती है, मानसिक दबाव भी होता है और गाड़ी के इंजन पे भी दबाव होता है। लेकिन जब आप मंजिल पे पहुंचते हो तो उस अचीवमेंट का एहसास भी होता है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा बनी रहेगी, लाभ भी उसी अनुपात में प्राप्त होंगे, क्योंकि अगर 10th भाव में शनि है तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो नोट कर सकते हैं। शनि की 3री दृष्टि होती है, 7वीं सीधी दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि जब 10th में राजयोग बनाकर बैठे हैं तो 3री दृष्टि से आपके विदेश भाव को देखेंगे, 10, 11, 12, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके कर्म में बनी हुई है। तो 3री दृष्टि अगर विदेश पर डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? विदेश से लाभ मिलेगा, या आपके जो कार्य हैं वो विदेश से कनेक्टेड हैं, तो ज्यादा सफलता प्राप्त होने के योगायोग बने हुए हैं। दोस्तों वहीं कर्मफल दाता शनि राजयोग बनाते हुए 7वीं सीधी दृष्टि से आपके 4th भाव को दृष्ट करें। 4th भाव हर तरह की भौतिक सुख संपदाओं का होता है, माता का, भूमि का, गाड़ी का। क्योंकि राजयोग बनाते हुए दृष्ट कर रहे हैं तो आपको सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, राज्य से सम्मान और अधिकार की प्राप्ति होगी। वहीं 4th भाव चूंकि आपके माता को रिप्रेजेंट करता है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान अति आवश्यक है। वहीं मेष राशि के कोई जातक विवाह के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो शनि की चूंकि 10वीं दृष्टि सप्तम पर जा रही है तो विलंब भी संभावित है, लेकिन यहां टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपके लग्न चार्ट में गुरु भी कमजोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है तो शनि के इस गोचरीय स्थिति के कारण विलंब संभावित है।
क्योंकि शनिदेव का जो पक्का घर है वो दशम भाव को बोला गया है। शनिदेव दशम भाव के कारक ग्रह है और दशम भाव आपकी आजीविका हो गई, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, नेतृत्व, प्रसिद्धि, कृति, यानी कि शनिदेव के राजयोग के कारण आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी 17 जनवरी तक। दोस्तों जानकारी के लिए बता दो, 30 अप्रैल 2025 को आप मेष राशि के जातकों की साढ़े साथी का प्रथम चरण प्रारंभ होने वाला है। तो अभी शनिदेव के राजयोग का आनंद ले लीजिए और आने वाले साढ़े साथी के लिए अपने आप को तैयार रखिए। दोस्तों जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि इंसान को जो कामयाबी मिलती है कर्म से या किस्मत से, तो बात हो गई कर्म की, अब बात आती है किस्मत की। जी हाँ, आपके भाग्य के स्वामी गुरु भी स्वराशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव से 12वां भाव 1 2 3 4 चतुर्थ होता है, नवम से चतुर्थ, यानी कि नवमेश अपने गुरु के आश्रम में है। ऐसे योगायोग अगर कुंडली में होते हैं तो आपने देखा होगा कि कई विदेशी भारत में अपने गुरु के आश्रम में अपना सब कुछ छोड़ के यहां पर आकर अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं। तो ये ऐसे ही योगायोग होते हैं। तो अभी नवम से चतुर्थ में गुरु है तो भाग्य बली है। विदेश में रहने वालों का जबरदस्त भाग्य साथ देगा, विदेश में भाग्य साथ देगा। वहीं अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए, कंसल्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों वहीं गुरु शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो लोग एजुकेशनल फील्ड में हैं उनके लिए भी अच्छा समय। गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपका भाग्य और भी साथ देगा। या यूं कहें कि रेमेडी के तौर पर आप मेष राशि के जातकों को जब तक गुरु स्वग्रही हैं, अगर आपको भाग्य चाहिए, विदेश में लाभ चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, तो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ना चाहिए, पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु के इस गोचर से धर्म में आस्था बढ़ती है, भविष्य का विचार आता है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, भविष्य में सिक्योरिटी कैसे प्राप्त हो, इसका विचार देते हैं गुरु। साथ ही लंबी यात्राएं भी होती है, आप कह सकते हैं विदेशी यात्राएं होने के योगायोग हैं। वहीं अगर आप चाहें तो कोई भी आध्यात्मिक पढ़ाई कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र या कानून या दर्शन शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, उच्च शिक्षा, तो ये सब गुरु देते हैं, गुरु के कारक तत्व हैं। तो अभी आप अगर इन क्षेत्रों में कहीं भी आप जुड़े हुए हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और हर तरह से ये समय आपके पक्ष में। दोस्तों वही गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है और अष्टम भाव अचानक का भाव होता है और स्वयं 12वें भाव में बैठे हैं, नुकसान के भाव में, व्यय के भाव में। तो इस पीरियड में आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे क्योंकि वहां स्वग्रही हैं और अभी वक्री भी है, तो कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं आपको कुछ अचानक लाभ संभावित है, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति या किसी भी तरीके से एक सरप्राइज जो कह सकते हैं कि अचानक आप जैसा चाहते थे, जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब तो मिली लेकिन ऐसे मिली जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, अब सरप्राइज हो गए। उसी तरीके से बिजनेस में या आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपके लिए सरप्राइजिंग होंगे, मतलब उम्मीद से ज्यादा मिलना और अचानक मिलना, सडन। लेकिन दोस्तों अगर लगन चार्ट के अनुसार गुरु की स्थिति अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो अगर आप कोई जमीन जायदाद बेचना चाह रहे थे तो वहां पर समस्या आ सकती है। दोस्तों वहीं अगर आपके जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति खराब है और वो द्वादश में बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं, तो लीवर की समस्या, मोटापे की समस्या, कैंसर की समस्या, पीलिया, डायबिटीज इत्यादि दे सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी समस्या से या बीमारी से पीड़ित हैं तो गुरु के लिए जो भी दान रेकमेंडेड है दान करें और गुरु को पॉजिटिव करने के लिए जो भी रेमेडीज होती हैं उसे आपको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों वहीं सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने के कारण कहीं न कहीं थोड़ी सी मानसिक चिंताएं पहले 15 सितंबर तक बनी रह सकती हैं। वहीं पे थोड़ी बहुत हेल्थ में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आना संभावित है। जैसे ही
17 सितंबर को सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा और छठे भाव का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों वहीं बुध भी आपके छठे भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपकी मानसिकता काफी स्ट्रांग रहेगी, मानसिक रूप से आप काफी स्ट्रांग रहेंगे। वहीं रोग शत्रु ऋण पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों वहीं आपके सप्तमेश और आपके लिक्विडिटी के स्वामी होते हुए शुक्र पंचम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और चूंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेमी नवयुवक युवतियों को लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप संतान के लिए इच्छुक थे तो ये जो शुक्र का गोचर है पंचम भाव में, ये भी अच्छी स्थिति को बनाता हुआ। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करता है तो संतान का जन्म होता है। अच्छी शिक्षा, कला में रुचि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कीर्ति और प्रबल धन योग की संभावनाओं को निर्मित करता है। वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल धन के भाव में है, धन योग बना रहे। धन के लिए मंगल का गोचर हर तरह से अच्छा, लेकिन आपकी जबान में थोड़ा एग्रेशन आएगा, कड़वापन आएगा, यहां आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताई सितंबर महीने की गोचरीय स्थितियां, उसके लाभ और नुकसान। अब मेष राशि के कुछ जातक ये कहेंगे कि जब इतनी अच्छी गोचरीय स्थितियां बनी हुई है तो मुझे लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। अगर कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उन जातकों को अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से लग्न पत्रिका के अनुसार कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु होते हैं। तो हमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हमारे मित्र ग्रह हैं उनके पावर को बढ़ा देना चाहिए, और जो शत्रु हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा जिस अनुपात में है उन्हें दान से, पूजा इत्यादि से उन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप ग्रहों में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का संतुलन बना लेंगे, आपको भी गोचर के शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आपके गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन मान लो किसी मेष राशि के जातक की पत्रिका में गुरु अशुभ अवस्था में है और किसी ऐसी राशि में है अशुभ होते हुए कि वो लीवर की समस्याओं को या डायबिटीज को या कैंसर को इंगित कर रहे हैं। अब चूंकि लग्न पत्रिका जो होती है वो आपके प्रारब्ध को दिखाती है, तो चाहे गोचर में गुरु की स्थिति कैसी भी हो, अब वहां वो 12वें को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। 12वें भाव में, अस्पताल वाले भाव में गुरु की स्थिति है। तो अगर किसी को लीवर की समस्या होनी है, पत्रिका में वो लिखा है उसके गुरु खराब हैं और ये 12वें में गोचर कर रहे हैं, चाहे स्वराशि में है, इसके लिए तो खराब है, तो उसको लीवर की समस्या होगी। लेकिन वहीं जिस जातक के लग्न पत्रिका के अनुसार गुरु शुभ त्रिकोण में बली अवस्था में बैठे और 12वें में स्वराशि में गुरु का गोचर है, नवमेश भी है, तो भाग्य का बल मिल जाएगा, विदेश से लाभ मिल जाएगा, यश सम्मान कीर्ति सब कुछ। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं वो तो 100% सही है, लेकिन वो आपके साथ होगा या नहीं होगा ये आपकी लग्न पत्रिका, जन्म पत्रिका तय करती है। यही कारण है कि आपको अपने जन्म पत्रिका में संबंधित ग्रह कहां पे है, किस अवस्था में है, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। समय रहते अगर आप अपने ग्रहों को सही करके चलते हैं, अपने दशानाथ को सही करके चलते हैं, ग्रहों में बल देते हुए चलते हैं, रत्नों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, तो आपको जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। बस जरूरत है अपने मानसिकता को, अपने मनोबल को बड़ा रखते हुए बड़े लक्ष्य को हिट करना, क्योंकि समय का अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी गति कितनी है वो मायने नहीं रखती। दोस्तों कामयाबी के लिए कुछ नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। कभी आपने सोचा है कि दीवारों पे चलने वाली जो छिपकली है वो अपना पेट कैसे भरती है? वो अपना पेट
अपनी तरह रेंग कर चलने वाले चींटियों से नहीं भरती। वो उड़ने वाले कीट पतंगों, मच्छरों और मक्खियों को अपना शिकार बनाती है। वह उड़ नहीं सकती, लेकिन उड़ने वाले जीवों को अपना भोजन बना लेती है। उसी तरीके से व्यक्ति अपने लक्ष्य पे अपनी नजर टिका कर रखे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दुनिया में बड़ा कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन सच कहूं तो बड़ा वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, वहीं बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अपनी बड़ी सोच के साथ बड़े सपने को साकार करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।